नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या। साहित्य पत्रिका में फिल्मी गीत सुनकर आप चौंक गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है, एक अवलोकन है। और बात साहित्य के संदर्भ में ही है। वो ये कि कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जिनकी एक साहित्यिक उपलब्धि लोकप्रिय मानस पटल पर इस कदर छा जाती है कि उनकी रचना धर्मिता के विस्तार, उनके समग्र व्यक्तित्व की गहराई से हम जैसे कुछ लोग आंशिक रूप से महरूम रह जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों में से एक हैं प्रख्यात कथाकार और बहुभाषाविद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1915 में प्रकाशित उनकी मार्मिक कथा उसने कहा था पर आधारित बिमल रॉय द्वारा 1960 में निर्मित फिल्म साहित्य और सुसिनेमा का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन कहने का मतलब है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कृतित्व का विस्तार इससे कहीं अधिक व्यापक है। उनके अन्य कथा संग्रह, कविताएं, निबंध, अनुवाद जैसे कार्यों को आम साहित्य प्रेमियों तक बेहतर रूप से पहुंचाने की जरूरत है। भाषाओं को देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत और पाली में उन्हें विद्वत्ता हासिल थी। गुलेरी उच्च कोटि के शिक्षाविद भी थे। मेयो कॉलेज अजमेर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और प्राग इतिहास जैसे विषयों में शिक्षा की दृष्टि से अतुलनीय कार्य किया। उनकी ये खूबियां किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। और ऐसे कितने ही साहित्यकार होंगे जिनकी कई रचनाओं को विविध कारणों से अपेक्षित अवसर प्राप्त नहीं हुए पाठकों तक पहुंचने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते क्यों ना अपनी अपनी अलमारियों के खाने खंगाले जाएं और ढूंढी जाएं 75 ऐसी कृतियां जिन्हें वाकई सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। आखिर सुसाहित्य सृजन भी तो राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। सुनते रहें साहित्य भारती, दौड़ाते रहें स्याही में लहू। क्या ही लज्जत है कि रग रग से आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। बिस्मिल का अर्थ है घायल। क्या सोचकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ये तखल्लुस रखा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वे सचमुच में घायल थे। उनके सीने में सबसे बड़ा घाव था देश की गुलामी का। माँ भारती को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांति और कलम दोनों का ही सहारा लिया। वे क्रांतिकारी योजनाओं के नायक भी रहे और देशभक्ति से ओतप्रोत ओजपूर्ण रचनाओं के गायक भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दौर कितना बाजुए कातिल में है। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। 19 वर्ष की आयु में देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 30 वर्ष की आयु में काकोरी केस के मुख्य अभियुक्त के रूप में उन्होंने गोरखपुर की जेल में भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। मरते हैं बिस्मिल रोशन लहड़ी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से, उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का, दुख शोक के लवलेश का, दुख शोक के लवलेश का। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांति गाथा
समय की शिलालेख पर अमिट रूप से अंकित है। इतिहासकारों की कलम उनकी वीरता के आगे नतमस्तक है, लेकिन स्वयं बिस्मिल जी की लेखनी से निकली कालजयी रचनाओं के प्रति साहित्यकार उदासीन से दिखाई पड़ते हैं। बिस्मिल जी का क्रांतिकारी पक्ष इतना बड़ा है कि उनमें कहीं उनका साहित्यिक पक्ष दब करके रह गया। आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री अरविंद पथिक। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बिस्मिल जी ने अपने 30 वर्ष के जीवन में यहाँ क्रांति को 11 वर्ष दिए, वहीं उन्होंने 11 पुस्तकों की भी रचना की। ये हिंदी आलोचकों का दायित्व था कि वो उनके साहित्यिक पक्ष को उभारते, लेकिन मैं आपको उनकी रचनाओं के बारे में बताऊं कि मन की लहर, स्वदेशी रंग और जीवनियां भी उन्होंने लिखी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा जीवन एक छटा जिस स्तर की है वह विश्व की 3 सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में रखी जा सकती है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो बहुत चर्चित रही, जैसे सरफरोशी की तमन्ना या मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तमाम रचनाओं में देश प्रेम झलकता है। और जो दौर है बिस्मिल जी का, उस दौर में एक तरफ साहित्य की जो मुख्य धारा थी उसमें छायावाद लिखा जा रहा था, तो वहीं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग थे जो राष्ट्रीय चरित्र की कविताएं लिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी उनके साहित्यिक पक्ष का मूल्यांकन होना शेष है, लेकिन जो उनके रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना है और जिस स्तर की राष्ट्रीय चेतना है उस स्तर का कोई व्यक्ति उनके समकालीन या बाद के काल में भी दिखाई नहीं पड़ता। यूं तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा अनुदित और स्वरचित गद्य रचनाओं एवं पुस्तकों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनकी आत्मा बसती थी कविताओं में, शायरी में। क्रांति समर के महानायक रामप्रसाद बिस्मिल का कृतित्व भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही अग्निधर्मा था। आप हैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में जन्मे साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडेय संजय। वस्तुतः कविता उनके लिए अस्त्र थी, भारत माता की बेड़ियों को काटने का अस्त्र। उन्होंने एक स्वाधीनता के अभियान में वैचारिक शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया। कम ही लोग जानते हैं कि राष्ट्रभक्ति की तरह ही कविता भी उनकी नस नस में प्रवाहित थी। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जब आंधियों में चिराग जलाने वाले बिस्मिल जी ने कविता का प्रयोग संवादों में किया है। बिस्मिल जी का हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर अद्भुत अधिकार था। बिस्मिल जी ने अगणित रचनाएं लिखीं जो कि आज़ादी की लड़ाई में बड़ी ही सहायक सिद्ध हुई। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता को याद करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि है देश को स्वाधीन करना ध्येय मम संसार में, तत्पर रहूँगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में, स्वाधीनता का मूल्य बढ़कर है सभी संसार से, बदला चुकेगा हरणकर्ता की रुधिर की धार से। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाले पंडित रामप्रसाद बिस्मिल फौलादी विचारों वाले थे। भारत माता की पराधीनता उनके दिल में फांस बनकर चुभती थी। यही चुभन उनकी लेखनी और वाणी से फूट पड़ती थी। रामप्रसाद बिस्मिल की जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी था कि वो शेर व अदब का निखरा ज़ौक रखते थे। आप हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम। नस्र में जहाँ उनकी दर्जनों किताबें हैं, वहीं शायरी में भी कई गजलें, नज़में और मुखम्मस उनकी यादगार हैं। उनकी शायरी ने आगे चलकर आज़ादी की मुहिम में मजीद जान फूंकने का काम किया। उनका कहना था, रहे रगों में रवा उसके हम नहीं कायल, बहे जो कौम के खातिर उसे लहू कहिए। इस तरह उन्होंने अपनी कविताओं से नई नस्लों को आज़ादी की कदर व कीमत का एहसास दिलाया और वतन पर मर मिटने के लिए उभारा। वो नौजवानों को खिताब करते हुए कहते हैं, नौजवानों वक्त है मिट जाओ कौमी आन पर, देखना बट्टा न लग जाए वतन की शान पर, चहचहाना भूल जाओ के वतन खतरे में है, बुलबुलो क्या देखती हो खेल जाओ जान पर। हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से शब्दों और उपमाओं का सहारा लेकर अपनी शायरी में वतन से मोहब्बत का जज्बा भर दिया। वो एक जगह बड़े ही जज्बाती अंदाज में कहते हैं, बला से तीर बरसे या कि गर्दन पर चले खंजर, मगर रखकर कदम आगे न हम पीछे हटाएंगे, न डर है जेल का हमको न खौफे हथकड़ी कुछ भी, न जिल्लत देख कर भी हम शिकन माथे पर लाएंगे। इसी तरह बिस्मिल ने अपने एक मुखम्मस के जरिए भी शहादत के जज्बे को देश के नौजवानों में बढ़ावा दिया। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में अश्क जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। बिस्मिल जी की लिखी ये अमर रचनाएं जितनी प्रासंगिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान थी, उतनी ही आज भी हैं।
क्रांतिकारी बिस्मिल के साहित्यिक अवदान की जितनी चर्चा होनी चाहिए अभी तक नहीं हो सकी है। समय है उनकी साहित्यिक थाती को संभालने का, सहेजने का, उन पर चिंतन मनन करने का, युवाओं को उन रचनाओं से रूबरू कराने का। जितना अधिक ये काम हो सकेगा वही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि देश हित मरना पड़े, मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म। जब तक जान बिस्मिल में रहे। गायन स्वर सुरेंद्र राजेश्वरी। आलेख, वाचन और प्रस्तुति ममता उपाध्याय, आकाशवाणी लखनऊ। कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। अब मुड़ते हैं साहित्य के एक होर रंग दी ओर। पत्रिका के आगाज में हमने भारतीय साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध को हल्के से छुआ था। याद आया, मतलब इस बात की ओर ध्यान गया कि संगीत, खासतौर से गीत, गजलों, नगमों की दुनिया, साथ साथ नाट्य मंचन के विश्व के साथ भी तो हमारे साहित्य का चोली दामन का साथ रहा है ना? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देर से ही सही, इस विलक्षण युति को परिलक्षित करते प्रतिनिधि साहित्य के रूप में पंजाबी की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। विशिष्ट तौर पर विरह वेदना की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति जो गीतों में भी ढाली जा सके। वर्षा ऋतु तो क्या, किसी भी मौसम में अपनों से दूर रहने का दर्द, बिछड़ने का गम, उनसे कौन बेहतर समझ सकता है जो हमारे सीमा प्रहरी हैं। अपने परिवारजनों से हजारों मीलों दूर रहते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए, या दक्षिण एशिया के वो युवा जो पश्चिम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रोजगार की खातिर जाते हैं और फिर वहाँ तन्हाई में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तलाशते हैं। अच्छा, वैसे आधुनिक पंजाबी साहित्य के लिहाज से कौन है विरहादा सुल्तान? साडा दिल जलिया दिलगीरां दा, ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दा ही ना तस्वीरां है, रंगा दा ही ना तस्वीरां है, जद हट गए असीं इश्के दी। साहित्य के क्षेत्र में पंजाब में कई प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से न केवल देश में बल्कि विदेश में भी काफी ख्याति अर्जित की है। इन्हीं साहित्यकारों में से एक साहित्यकार थे शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी का जन्म 23 जुलाई 1936 को गांव बड़ा पिंड लोहतिया, तहसील शक्करगढ़, जिला सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, में पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा और श्रीमती शांति देवी के घर हुआ था। उनके पिता राजस्व विभाग में ग्राम तहसीलदार एवं माता गृहिणी थी। शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा के कवि, लेखक और नाटककार थे जो अपनी रोमांटिक कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसमें बढ़ते जुनून, करुणा, अलगाव और प्रेम की पीड़ा थी। 1967 में उनको साहित्य अकादमी द्वारा पूरण भगत और लूणा की प्राचीन कथा पर आधारित महाकाव्य लूणा के लिए सम्मानित किया गया।
और वह सबसे कम आयु में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार बन गए। शिव कुमार बटालवी के साहित्यिक सृजन और महाकाव्य लूना के बारे में हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान और हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर हरमहिंदर सिंह बेदी कहते हैं, शिव कुमार बटालवी इतने लोकप्रिय कवि हैं कि उनकी कविताएं, गीत, गजलें लोक गीतों का दर्जा प्राप्त कर गई है। पंजाबी जनमानस में शिव कुमार बटालवी की पंजाबी भाषा, पंजाबी साहित्य, पंजाबी संवेदना के साथ जुड़ी हुई कविताओं ने पंजाबी परंपरा को, पंजाब की विरासत को, पंजाब के भूगोल को नए अर्थों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुतिकरण में उनकी कविताओं की गेयता इतनी लोकप्रिय हुई कि जगजीत सिंह जैसे गजल के सम्राट ने शिव कुमार बटालवी के गीतों और गजलों को गाकर देश के कोने कोने तक पहुंचाया। शिव कुमार बटालवी ने अपनी कविता की छवि को पंजाबी संस्कृति के केंद्र में रखा। पुरानी पंजाबी शब्दावली जो पंजाबी जनजीवन की आधारशिला है, वे शब्दों का चयन कर उन्होंने पंजाब की विरासत को नए अर्थ दिए। यही कारण है कि पंजाबी आलोचकों ने यह स्वीकार किया कि बाबा शेख फरीद के बाद पंजाबी कविता में बिरहा के संकल्प की सार्थकता को शिव कुमार बटालवी ही सिद्ध करते हैं। इसलिए शिव कुमार बटालवी संपूर्ण पंजाबी कविता के सफल हस्ताक्षर है। मैनू विदा करो, मैं ते मैं, और उसके साथ पंजाबी का बहुत बड़ा महाकाव्य लूना की उन्होंने रचना की। लूना के ऊपर उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। लूना के छपने के बाद पंजाबी किस्सा, जो हमारे पुरातन पंजाबी किस्से हैं, शिव कुमार बटालवी ने लूना के माध्यम से पंजाबी किस्से की बुनियादी संकल्प ही बदल दी है। लूना को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि लूना नारी सशक्तिकरण का पहला संवाद पंजाबी कविता में प्रस्तुत करता है। लूना में स्त्री की स्वतंत्र सत्ता, स्त्री की उत्थान, यहाँ तक कि स्त्री के पतन को भी एक नई परिभाषा देकर शिव कुमार बटालवी ने मर्द और औरत के बराबर के रिश्ते को कायम किया। इसलिए पंजाबी महाकाव्य में लूना का अपना विशेष महत्व है और लूना की जो संवेदना है वह पंजाबी संस्कृति को भी वर्तमान संदर्भ में नए अर्थों में प्रस्तुत करती है। शिव कुमार बटालवी के गीतों में बिरहा की पीड़ा इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवित्री अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरहा का सुल्तान नाम दे दिया। शिव कुमार बटालवी यानी पंजाब का वह शायर जिसके गीत हिंदी में न आकर भी वे बहुत लोकप्रिय हो गया। उसने जो गीत अपनी गुम हुई महबूबा के लिए बतौर इश्तिहार लिखा था, वो जब फिल्मों तक पहुंचा तो मानो हर कोई उसकी महबूबा को ढूंढते हुए गा रहा था। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साद मुरादी सोनी फब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। शिव की नियति में ही था कि वो एक कवि बनेंगे, इसलिए बचपन से ही नदी, पेड़ और संगीत के सुकून में उन्हें अपना अंतस मिलता। गांव में पनपने वाले किसी सीधी सादी कहानी की तरह शिव को भी मेले में एक लड़की से मोहब्बत हो गई और जब वो लड़की नजरों से ओझल हुई तो गीत बना, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। लड़कपन का ये प्यार खत्म हो गया जब बीमारी में उस लड़की की मौत हो गई। इसके बाद बड़े होते शिव के दिल में फिर एक लड़की ने जगह बनाई, लेकिन वह लड़की कौन थी इसके बारे में आधिकारिक रूप से आज तक पता नहीं चला। उसके लिए शिव ने लिखा था, माए नी मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी कुट्टा तो खांदा नहीं, वे ऐसा दिल दा मांस खवाया। शिकरा एक पक्षी का नाम है जो दूर से अपने शिकार को देखकर सीधे उसका मांस नोचकर फिर ले उड़ जाता है।
शिव ने अपनी प्रेमिका को शिक्रा कहा है। दरअसल शिव के दिल में जिस लड़की ने जगह बनाई थी वह शादी करके विदेश चली गई और शिव को छोड़ गई। लेकिन शिव के दिल ने नहीं माना और वह ताउम्र उसी के गम में लिखते रहे। अपने एक साक्षात्कार में शिव कुमार बटालवी ने कहा था, सीधी सी बात है कि कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई उसमें सब कुछ था। शिव को मरने की बहुत जल्दी थी। वह जवानी में ही चले जाना चाहते थे। उनका कहना था कि असा तो जोबन रुत्ते मरना, जोबन रुत्ते जो भी मरदा, फुल बने जा तारा, जोबन रुत्ते आशिक मर्दे या कोई कर्मा वाला। मोहब्बत करने वाले लोग सच्चे होते हैं और सच्चे लोगों की ईश्वर भी सुनता है। और सच शिव जवानी में ही अपना बिरहा संसार को दे गए। मात्र 35 साल की उम्र में ही शिव दुनिया को छोड़ गए। असाते जोबन रुते मरना, तुर जाना असा परे पराए, असाते जोबन रुते। विरहा दा सुल्तान। वाचन स्वर पूनम रानी, निर्मिति सहयोग सुखप्रीत कौर, आलेख और प्रस्तुति अमन देव जोशी, आकाशवाणी जालंधर। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला साहित्यिक अभिव्यक्ति नाद से गुंजायमान हो उठी। अवसर था साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित विशेष मंथन संगम उन्मेष 2022। सोचकर देखिए, इस खूबसूरत शहर के सुहावने मौसम में दिग्गज साहित्यकारों को अपने अदबी जज्बात बयां करते हुए सुनना कितनी सुखद अनुभूति रही होगी। कुछ सुर, कुछ स्वर। उन्मेष शिमला से। शिमला जैसे ऐतिहासिक शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आगाज हो रहा है। इसलिए चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कोई न कोई अमृत निकालेंगे यहां से, शिमला से, ऐसा मुझे जरूर लगता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ का जनजीवन, लोक संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं, प्राकृतिक सौंदर्य को बयान करने में मैं अपने आप को असमर्थ मानता हूं, पर मेरा विश्वास है कि शब्दों के बाजीगर आप सभी इसको बखूबी परिभाषित करेंगे। हितौ शब्दार्थौ ताभ्याम सह वर्तमानम सहितम, सहितस्य भावः साहित्यम। हित क्या है? शब्द और अर्थ, उसके साथ जो वर्तमान हो वह काव्य। कभी प्रतिभा उसको कहते हैं सहित, और सहित के भाव को कहते हैं साहित्य। कैसी रात अंधेरी आई, बीमार चेष्टा, प्रयास खोखले, पग पग जख्मी, रास्ते का कुछ पता चले ना, हरसू दुष्ट फरेबी माया, कहीं नहीं कोई सुनवाई, रात अंधेरी कैसी आई। चपटीमा पकड़ीने एक પછી એક ફેંકી દીધા પર્વતો સમુદ્રમાં, પછી એક જ ઘૂંટડે પી ગયો સૃષ્ટિ પરનું બધું ખારું જળ। આકાશને બેવડ ચોવડ સંકેલી મૂકી દીધું આંખોમાં, પછી પોપચા કરી દીધા સજ્જડ બંધ। પવનને ઉતારી દીધો ઘ્રાણમાં, કરી દીધો નાભીમાં સ્થિર। સૂર્ય ચંદ્ર તારા ગ્રહો નક્ષત્રો બધું જ લઈ લીધું મુઠ્ઠીમાં। હવે તો બહાર કશું રહ્યું જ નહીં। सिनेमा अपनी पूरी इम्पोर्टेंस आबोताब के साथ साहित्य अकेडमी के बगल में आके खड़ा हो गया। शुरुआत शायद इसीलिए कि जब ये एक नया मीडियम, एक नई जबान पैदा हुई, मैं से एक और एक्सप्रेशन को जबान ही कहूँगा कि एक और मीडियम कह लीजिए, कि जिसके जरिए इसने अपनी बात का इजहार करने की कोशिश की। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटती नहीं। अल्लाह, ये धड़कन बढ़ने लगी है,
वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। किच्चर में दीए दे कमकेरे खाने, किच्चर में राएं दे कंडे न गाने, किच्चर में लावें च अड्ड गलाने, किच्चर में इरखे दे मोर नचाने, किच्चर में दीए सरबस लटाने। मुझे लगता है कि आज शायद वक्त भी दूसरा हो गया है, दुनिया बहुत खुल गई है, जो सरहदें हैं वो टूटी भी हैं और नई सरहदें बनी भी हैं। तो एक कुछ दूसरी तरह का घालमेल और सर्कस है, जिसमें शायद वही एक ढंग यथार्थ का ना जरूरी रह गया है ना सार्थक रह गया है। स्वरांश सौजन्य डॉक्टर हुकुम सिंह और पूनम अमृत सिंह, आकाशवाणी शिमला। पिछले दिनों भारतीय साहित्य जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंची। 15 जून को अंग्रेजी उर्दू लेखक और आलोचक प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। फरहत एहसार रेख्ता प्रोफेसर नारंग को याद करते हुए। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग काल हमारी ज़बान और हमारे अदब के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी। वो उर्दू से भरी हुई जिंदगी थी, एक एक लम्हा उनका उर्दू ज़बान और अदब के खिदमत में गुजरा। आज़ाद हिंदुस्तान का बाबा उर्दू कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि उन्होंने ज़बान के अदब के हर शोबे पर अपने लाजवाल नक्श छोड़े हैं। अभी तो के बारे में और गौर किया जाएगा और उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर निगाह डाली जाएगी तो उनकी बेशुमार खूबियां हमारे सामने आएंगी। लेकिन इस फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो मंजरनामा था उसमें उर्दू को मजबूती देने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी बुनियादें उस्तवार करने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने जिस तरह साहित्य अकेडमी से वाबस्तगी के दौरान उन्होंने उर्दू को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के बराबर लाके खड़ा किया और को पेश मंजर में लाने के लिए बहुत ही बेशकीमत खिदमत अंजाम दी। और बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक लिसानियात से था, लेकिन उन्होंने अदब के हर मौजू पर लिखा और बहुत शानदार तनकीदी कारनामा अंजाम दिया, जिससे आने वाली नस्लें हमेशा फायदा उठाएंगी, रोशनी हासिल करेंगी। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी दिल्ली। समय का यह पड़ाव देश की कुछ ऐसी साहित्यिक विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जिनका योगदान अतुलनीय है। चाहे हमारे स्वाधीनता संग्राम में, राष्ट्र निर्माण में या सामाजिक नवरचना में। मलयालम लेखक और स्वाधीनता सेनानी वाइकोम मोहम्मद बशीर, बांग्ला साहित्यकार महाश्वेता देवी और आशापूर्णा देवी, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, असमिया उपन्यासकार कवि नबकांत बरुआ और तमिल कवि विद्वान शेख तंबी पावलर को विनम्र नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का इस माह का अंक। लोकप्रिय साहित्य में देवकी नंदन खत्री के अवदान को भी याद करते हुए मैं नवोदिता मिश्रा और मैं मनोज माइंडकर आपसे अनुमति का आग्रह करते हैं। नमस्कार।